इस सेक्शन में हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी यानी यूपी टीजीटी पीटी, एल्टीग्रेड जीआईसी और खास करके बिहार पीजीटी के लिए इतिहास के प्रैक्टिस सेशन की। लेकिन यह सेशन इंपॉर्टेंट होगा यूपी पीसीएस, यूपी आरओ के लिए, यानी जहां भी इतिहास आता है उन सभी के लिए खास करके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन यह टारगेटेड है बिहार में टीजीटी पीजीटी और जूनियर की जो वैकेंसी आने वाली उसके लिए। हम शुरुआत की थी मॉडर्न इंडिया से, जिसमें कि हमने क्या किया था कि एक टॉपिक एक दिन में कवर करने की कोशिश की थी। लेकिन चूंकि ये टॉपिक पहला टॉपिक लंबा है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं यूरोपियों के आगमन से संबंधित प्रश्नों को, और इसकी हम डिटेल व्याख्या भी देखते हैं। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया आपने तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए लेते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं, द्वितीय पुर्तगाली यानी कि वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था? ड्यूरेट पकेको, लोपो सोरेस, वास्को डिगामा या फिर अल्वारेज काब्राल। तो इसका आंसर आपको दिख गया होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यदि आप पेन पेपर लेके बैठते हैं तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट और इम्पॉर्टेंट डेटा आपको यहाँ से मिलने वाला है। देखिए, पहला पुर्तगाली अभियान के नेता यानी प्रथम पुर्तगाली अभियान के नेता वास्को डिगामा, जो कि आया था कब? 1498 ईस्वी में था। जबकि 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान नेता यानी कि दूसरी बार जो पुर्तगाली यात्री था उसके वाणिज्यिक यानी कि व्यापार के अभियान का नेता कौन था? अल्वारेज काब्राल था। ठीक है, यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अगला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया था। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था, तो यह आया था 1502 ईस्वी में। ये आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, एक पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट देख लेते हैं। केवल गोवा, दमन और दीप 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहा। यानी कि 1961 ईस्वी तक पुर्तगाली थे। यहाँ से 2 फैक्ट बन सकते हैं कि सबसे पहले आए थे कौन? पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में भी कौन जा रहे हैं? पुर्तगाली। यानी कि 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में था दमन और दीप। 1961 के बाद जो है ये स्वतंत्र हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश का राजकुमार हेनरी दी नेविगेटर के नाम से विख्यात था? स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। तो हेनरी दी नेविगेटर के नाम से जो विख्यात था वह था पुर्तगाल का। ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी दी नेविगेटर के नाम से विख्यात था। उसके सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डियास ने 1487 ईस्वी में उत्तमासा अंतरीब और वास्को डिगामा ने 1498 में भारत की खोज करने में सफलता प्राप्त की। और 1494 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। देखिए होता क्या था, क्या था, मान लीजिए ये अपना भारत था यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके था, और यहाँ पे था यूरोप। ठीक है, तो जो लैंडमार्क था वो अवरुद्ध हो गया था, जिसके कारण इन सबको ये अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ से घूम के इन सबको आना था। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ पर तक आ गया था कौन? बार्थोलोम्यू डियास, जिसने उत्तमासा अंतरिक्ष की खोज की थी। उसके बाद यहाँ से जो है ये वास्को डिगामा ने यहाँ से तक समुद्री मार्ग की खोज की, जहाँ से रास्ता आसान हो गया था। यही था फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? अहमदनगर से, वेरार से, बीजापुर से या फिर गोतीओंडा से। तो अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया था बीजापुर से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहला फरमान यानी कि गोल्डन फरमान कब प्राप्त हुआ था? 1632 में, 1651 में, 1668 में या फिर 1717 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सुनहरा फरमान था वो प्राप्त हुआ था, यानी कि 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक फरमान के द्वारा गोलकुंडा के बंदरगाहों पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसके बदले में ब्रिटिश कंपनी को 500 पैगोडा वार्षिक कर देना था। यह फरमान अत्यंत लाभकारी होने के कारण इसे सुनहरा फरमान कहा गया था। ठीक है, यह ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है लाभकारी था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया तथा
वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। कब? 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को क्या किया था? पट्टे पर प्राप्त किया था और वहीं पर सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की थी। और अगला पॉइंट है, बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1691 ईस्वी में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया था। अगला पॉइंट है, 1698-99 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीमुशान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपये देने पर सुल्तानाती, गोविंदपुर और कोलकाता की जिम्मेदारी प्राप्त हो गई थी और इन्हीं तीनों को मिला करके कलकत्ता की स्थापना की गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कलकत्ता की स्थापना किसने की थी। हमने इसके प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? यानी कि पुर्तगाली सत्ता का जो पतन हुआ था, इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जो सही नहीं है? स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, अंग्रेजों एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय, या फिर औरंगजेब की व्यापार विरोध नीति। 39 की बात कर रहे हैं हम। इसमें जो है जो औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति थी वही सही नहीं है, बाकी ये तीन क्या है? सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार यानी कि और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना तथा अंग्रेजी एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय आदि कारण सही है, लेकिन जो है औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति पतन के कारण में शामिल नहीं थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक के युद्ध हुए थे अंग्रेजों एवं डचों के बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, या फिर अंग्रेजों एवं मराठों के बीच। आपको भली बात पता है कि जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था? वो हुआ था अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक चला था। यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी कि अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में वर्ष 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। यानी कि जो उसमें जहाज़ों पर अधिकार करना था वही कुछ लगभग तात्कालिक कारण था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ये कुछ कारण रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट थोमो के युद्ध अथवा अडयार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? निजाम उल मुल्क, लाबुर्डे ने, या फिर डुप्ले, या फिर ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसको पराजित किया था डुप्ले ने, जिसको सेंट थामे के युद्ध में अडयार के युद्ध, सेंट थामे के युद्ध अथवा अडयार के युद्ध में, यानी कि अडयार के युद्ध कहें या फिर सेंट थामे के युद्ध कहें, दोनों बात एक ही है। इसमें कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? तो वो क्या था? फ्रांसिस डुप्ले ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए, सेंट थोमे युद्ध अथवा अडयार युद्ध 1746 में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज ने पराजित किया था, जबकि प्रश्न में दिए गए विकल्प में पैराडाइज का विकल्प नहीं है, इसलिए डुप्ले सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सही उत्तर क्या? पैराडाइज है। और डुप्ले क्यों सही माना जा रहा है? क्योंकि डुप्ले उस समय पुदुचेरी का गवर्नर था। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? सप्तवर्षीय युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, गुलाबों का युद्ध, या फिर 30 वर्षीय युद्ध। तो जो यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था वो था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी कि अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक चला था, इसको याद कर लेना है।
ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था। यानी कि जब यूरोप में युद्ध बंद हो गया उसके बाद भी कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वो भी समाप्त हो गया था। एक्सला-शापिल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ था, ये भी पूछ सकता है। तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। निम्नलिखित में से घटनानुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है, यानी कि सबसे पहले कौन होता, उसके बाद कौन होता, उसके बाद कौन होता है, इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, या फिर वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, या फिर प्लासी का युद्ध। आज इसके घटनाक्रम को देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, ठीक है। देखिए इसमें जो है सबसे पहले हुआ था प्लासी का युद्ध, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 को हुआ था। अगला है वांडीवास का युद्ध, यह युद्ध कब हुआ था, 1760 को हुआ था। अगला है बक्सर का युद्ध, यह कब हुआ था, 1764 को हुआ था, ठीक है। ये इसका कुछ क्रम है, 1757, 60, 64, यानी कि सबसे पहले प्लासी 1757 को, उसके बाद वांडीवास का युद्ध 1760 को, उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। ये इसका क्रम है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी दिया गया था प्लासी का युद्ध 1757, वांडीवास 1760, बक्सर का युद्ध 1764। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था या फिर हराया था, और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ था जिससे फ्रांसीसी पराजित हो गए थे। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध किस वर्ष जंग लड़ी थी, यानी कि कब का पूछा जा रहा है, वांडीवास का पूछा जा रहा है। 1760 में हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट है। मार्च 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच संयुक्त कंपनी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यह कंपनी थी डच संयुक्त कंपनी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु 1620 ईस्वी में किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया था, मालाबार, नागपट्टनम, तंजौर, या फिर सूरत। तो यह है तंजौर, ऑप्शन सी करेक्ट है। डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के ट्रैंकेवोर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कौन, डेनमार्क ने। कब, 1620 में। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अंग्रेजों के बाद यानी डेनमार्क 1616 ईस्वी में भारत आए। बंगाल के सीरमपुर में 1676 ईस्वी में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। किसने, डेनमार्क ने, यानी डेनिश ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बम्बई दहेज में किसे मिला था, तो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, कालीकट के शासक जमोरिन को, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन को। तो बम्बई दहेज में मिला था किसको, आपको ये अच्छी तरीके से पता है, यह मिला था ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, ऑप्शन ए करेक्ट है। बम्बई पुर्तगालियों से 1661 ईस्वी में दहेज में किसे मिला था, ब्रिटिश चार्ल्स द्वितीय को। किसको मिला था, बिल्कुल सही, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को ही मिला था। सेकंड क्वेश्चन रिपीट हो गया था ये। निम्न में से किस स्थान को 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था, तो ये बम्बई ही था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1665 में निम्नलिखित में से किसने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया था, इन्फेंटा, चार्नॉक, गेराल्ड अंगियार, या फिर हम्फ्री कुक। ये था गेराल्ड अंगियार, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1665 में गेराल्ड अंगियार ने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया। अंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसको हमने अब तक 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हुए हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जानना होगा, एग्जाम टारगेट 24 ऑफिशियल। आप अगर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।